Hello everyone, in this video we are going to discuss the topic damped simple harmonic oscillator और damped harmonic oscillator। हिंदी में इसे हम अवमंदित सरल आवर्ती दोलक भी कहते हैं। ओके तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का ऑसिलेटर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑसिलेटर के बारे में हमने पढ़ा है। ऑसिलेटर क्या होता है, हम एक सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर मैं इसे इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके और छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन तक वापस जाएगा, फिर उससे आगे निकल जाएगा, फिर वापस आकर के उसी पोजीशन तक वापस आएगा। यानी ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। तो जो एक आइडियल ऑसिलेटर होता है वो हमेशा सेम एम्पलीट्यूड से क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। विच मीन्स कि वो अपनी मीन पोजीशन से हर बार सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। यानी पहले ऑसिलेशन में भी वो सपोज उसने ए डिस्प्लेसमेंट या ए एम्पलीट्यूड को कवर किया, तो पहले ऑसिलेशन में भी वो ए एम्पलीट्यूड तक टू एंड फ्रो जाएगा। उसी तरह दूसरे ऑसिलेशन में फिर से वो उतनी ही दूरी तक जाएगा और वापस आएगा, और इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। पर ये एक आइडियल केस है। रियल कंडीशंस में ऐसा देखा जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जब भी हम किसी पेंडुलम को या किसी ऑसिलेटर को ए एम्पलीट्यूड तक डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तब वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो करता रहता है, लेकिन हर बार उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। पहले इस पेंडुलम ने यहाँ तक की डिस्टेंस को कवर किया था, नेक्स्ट ऑसिलेशन में वो पेंडुलम यहाँ तक जाएगा, उसके बाद इस तरीके से होते 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 उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और एक पॉइंट पर आकर सिंपल हार्मोनिक मोशन रुक जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले ऑसिलेशन में मान लेते हैं उसने ए एम्पलीट्यूड कवर किया, दूसरी कंडीशन में भी जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा तब तक भी ये ए एम्पलीट्यूड को कवर करेगा, लेकिन जब लौट करके सेकंड ऑसिलेशन पे आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। फिर वापस उसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 हर एक ऑसिलेशन में कम होता जाएगा और एट वन पॉइंट कुछ टाइम बाद उस पेंडुलम का ऑसिलेशन रुक जाएगा। इस तरह के जो ऑसिलेशन होते हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं और सभी टाइप के ऑसिलेशन इसी टाइप से देखे जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन या फिर अवमंदित आवर्ती दोलक। डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि हर बार उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू प्रीवियस एम्पलीट्यूड से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। We can say in this type of oscillation the value of amplitude of displacement decreases with respect to time। जैसे जैसे हम oscillation को कराते जाएंगे टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और we can say amplitude decreases with every oscillation। हर oscillation के बाद उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा 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 कम होता जाएगा। हर एक दोलन के साथ उसके विस्थापन का आयाम कम होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, रीज़न इसका क्या है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब भी कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है तो वो किसी मीडियम में होगा। हम वैक्यूम में तो स्टडी नहीं करते हैं। नॉर्मली जब हम लेबोरेटरी में भी स्टडी करते हैं तो उसके आसपास एयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो जब भी किसी मीडियम के अंदर ऑसिलेशन होता है उस कंडीशन में एक फ्रिक्शन फोर्स, एयर हो तो उसे हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, या फिर एक विस्कस फोर्स उस पर काम करने लगता है। विस्कस फोर्स को हम बोलेंगे श्यान बल, ठीक है, जो उसके मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स या फिर एक विस्कस फोर्स श्यान बल काम करने लगता है उस मीडियम की वजह से, जो उसकी जो ये मोशन है, जो ऑसिलेशन है उसका अपोज करता है। और इस वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले एक फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स की वजह से धीरे 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 उसका आयाम टाइम के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और एम्पलीट्यूड के साथ साथ इसकी एनर्जी में भी धीरे धीरे क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, क्योंकि एनर्जी जो है इस फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करने में और इसके ऑपोजिट वर्क डन करने में पूरी तरह से क्या हो जाती है, यूज़ हो जाती है। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर टोटल कितने टाइप के फोर्स लगते हैं और उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो हम ये जान गए हैं अब कि यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन अ पेंडुलम।
टू टाइप्स ऑफ फोर्स जो कि इस पेंडुलम पर काम कर रहे हैं। पहला फोर्स हो जाएगा हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, जो सारी ही सिंपल हार्मोनिक मोशंस में लगता है। जब भी कोई चीज़ अपनी पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करने लगती है तो उस पर जो फोर्स काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स या फिर प्रत्यानयन बल। और दूसरी चीज़ हो जाएगी हमारी फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। इस केस में एक नया फोर्स काम करने लगता है जिसे हम फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स कहते हैं। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है या प्रत्यानयन बल होता है वो क्या करता है, जब भी कोई चीज़ अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करती है तो वो उसे अपनी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर ये इसकी जो मीन पोजीशन होती है माध्य स्थिति उसकी तरफ लाने की कोशिश करता है। और इसका फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार देख चुके हैं। रीस्टोरिंग फोर्स इसको हम FR से डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा -kx के बराबर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर आप पेंडुलम को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो उसे अपनी मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो FR विल बी इक्वल टू -kx। जो फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम FV से डिनोट कर देते हैं। इसे आप किसी भी नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। इसे हम डैम्पिंग फोर्स कह देते हैं, FD से डिनोट करेंगे। इसी को हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं और यही इसकी डैम्पिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो डैम्पिंग फोर्स है ये इसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमें डैम्पिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला मिलेगा -λV। माइनस इसलिए क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी के बढ़ने का अपोज करेगा। हमने देखा ना, ये इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ से हम FD को अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चेंज करें तो ये हो जाएगा dx/dt। तो हमारे पास टोटल दो फोर्सेस हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं टोटल या नेट फोर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। F इज इक्वल टू FR प्लस FD। जो हमारा टोटल फोर्स होगा वो FR प्लस FD के बराबर होगा। यहाँ से हम इन दोनों की अगर वैल्यूज़ को पुट कर दे, सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें मिलेगा F इज़ इक्वल टू -kx प्लस -λ dx/dt। From here we will get F is equal to -kx -λ dx/dt। यहाँ पर ये जो लैम्डा है वो भी हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जो k है वो भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। k को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, k को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, और ये जो लैम्डा है इसे हम कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट या फिर अवमंदन गुणांक। इसे हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट या फिर हिंदी में इसे हम बोलते हैं अवमंदन गुणांक। ओके, तो यहाँ से हमें फोर्स की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज़ इक्वल टू ma, और a को अगर हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिखें तो यहाँ से मिलेगा d²x/dt²। वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन आवर इक्वेशन। तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी m d²x/dt² इज़ इक्वल टू -kx -λ dx/dt। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, m को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अगर हम m को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा d²x/dt² इज़ इक्वल टू -m जो है वो k के अपॉन में आ जाएगा, k/mx -λ/m dx/dt। अगर हम इन दोनों टर्म्स को इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो हमें मिलेगा d²x/dt² प्लस k/mx प्लस λ/m dx/dt इज़ इक्वल टू 0।
ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो k/m है और λ/m है उनके लिए हम कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो हम मान लेते हैं लेट k/m इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। k/m को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल मान लेंगे एंड λ/m इज़ इक्वल टू 2r। इसे हम एक कांस्टेंट 2r के बराबर मान लेंगे एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1/τ। हमने यहाँ पर 1/τ इसको क्यों कंसिडर किया है एंड व्हाट इज़ टाउ एंड व्हाट इज़ r वी विल डिस्कस इन आर प्रीवियस टॉपिक, इन आर नेक्स्ट टॉपिक्स। हम जो इसके आगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे उनमें हम इनकी इम्पोर्टेंस को और इनकी वैल्यूज़ को समझेंगे कि हमने इसे 2r और टाउ क्यों माना है एंड व्हाट इज़ r एंड व्हाट इज़ टाउ। तो अभी के लिए हम k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो k/m को एक नया कांस्टेंट ओमेगा नॉट स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं एंड λ/m को एक नया कांस्टेंट 2r या फिर 1/τ कंसीडर कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट d²x/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x प्लस 2r dx/dt is equal to 0. From here we can see that d²x and dt² is a second order differential। ठीक है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल है एंड dx/dt इज़ आर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। ठीक है, और x जो है हमारा सिंपल वेरिएबल है, कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम इसको अरेंज कर ले तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी सेकंड ऑर्डर की, d²x प्लस dt² 2r dr/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 0। दिस इज आर मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक हमारे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन तो आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम कुछ कंडीशंस लगा करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू e⁻∝t। ये हमने x की वैल्यू को कंसीडर कर लिया है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे और x के लिए एक जनरल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि dx/dt और d²x/dt, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें dx/dt मिलेगा, अल्फ़ा कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर कांस्टेंट इनटू t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम t, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। फिर हम इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, वापस से इस टर्म का करेंगे तो एक और अल्फ़ा आ जाएगा, तो हमें मिलेगा α² e⁻∝t। अब हम x की वैल्यू, dx/dt की वैल्यू और d²x/dt² की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा d²x/dt² की जगह पर मैं रखूँगी α² e⁻∝t प्लस 2r अल्फ़ा इंटू e⁻∝t प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर e⁻∝t इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम e⁻∝t को क्या कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा α², यहाँ से बचेगा 2r अल्फ़ा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर e⁻∝t इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये t के सभी मानों के लिए या t की सारी ही वैल्यूज़ के लिए एक वैलिड इक्वेशन है, तो यहाँ पर e⁻∝t कभी भी 0 नहीं होगा। और हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन के 0 के बराबर होने के लिए ज़रूरी है या तो ये टर्म 0 हो या फिर ये टर्म 0 हो या फिर दोनों ही चीज़ें 0 हो, तभी वो 0 के बराबर होगी। तो अगर ये टर्म 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2r अल्फ़ा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर अल्फ़ा को मैं y कंसीडर करूं तो वाई स्क्वायर प्लस 2ry प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फ़ा। अल्फ़ा की टर्म्स में क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा करके या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर के साथ क्या है 1। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी माइनस 2r 4r स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से अंदर दोनों साइड से 4 को कॉमन ले लेंगे और 4 जब रूट से बाहर आ जाएगा देन इट विल बिकम 2r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पूरी इक्वेशन से कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, देन वी विल गेट माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली हमें? अल्फ़ा की। हियर वी कैन सी दैट देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अल्फ़ा। अल्फ़ा की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। एक वैल्यू हो सकती है अल्फ़ा 1 माइनस r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड द सेकेंड वैल्यू इज़ माइनस r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब हमने अल्फ़ा की दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हमने कंसीडर किया था e टू द पावर अल्फ़ा t। अब क्योंकि अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ है तो बाय द मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन x जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इज़ इक्वल टू a e टू द पावर अल्फ़ा 1t प्लस b e टू द पावर अल्फ़ा 2t। यहाँ पर a और b जो है वो क्या है? कांस्टेंट। a एंड b आर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x इज़ इक्वल टू a e टू द पावर माइनस r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस b e टू द पावर माइनस r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t। तो ये हमारा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन आ गया। a और b कांस्टेंट्स है जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। अगर हमें r ओमेगा नॉट और t की वैल्यूज़ पता हो तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम t पर हम क्या निकाल सकते हैं? एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन के इस सॉल्यूशन को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।